मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ये पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th में है या 12th में है आप, आपका एग्जाम अगर 2023 में पड़ा हुआ है तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पूरा शुरुआत कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, यानी कि वर्ण से हम लोग शुरुआत करेंगे। वर्णमाला क्या है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने। तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले अपने सभी दोस्त यार के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। यानी जो दोस्त आपके होंगे 10th क्लास में या 12th क्लास में और वो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा नंबर लेके आए, तो आप लोग सभी के साथ शेयर कर लीजिए। एक बार दिल से शेयर करिए। मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पढ़ाई को बहुत बेटर तरीके से समझ के आप लोग बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाके पास होइएगा। तो आप लोग मुझे अपना रिजल्ट भेजिएगा, मुझे आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो आज हम लोग समझते हैं हिंदी व्याकरण क्लास 10th या 12th जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चों के लिए। हालांकि देखा जाए तो व्याकरण हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो या फिर उससे नीचे हो, 8th 7th वाले सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग किसी के साथ, सबके साथ शेयर करिए, अच्छा लगेगा। देखिए, वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते हैं। सीधी सी अगर बात में करें तो आप लोग देखिए, अगर क हम लेते हैं, मान लीजिए आप क लेते हैं, तो क को हम दो भागों में तोड़ते हैं तभी जाके क टूटता है। जैसे देखिए, क को देखिए, क बोलने के टाइम क के साथ अ का उच्चारण आता है। देखिए क आ रहा है ना, अ का उच्चारण है, क अ का उच्चारण है, यानी क के साथ अ का उच्चारण जुड़ जाता है क बोलने के टाइम। यही क में ऐसे कर देते हैं तो आधा क हो जाता है, वहां पर उच्चारण नहीं जुड़ता है अ का उच्चारण। तो देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहले स्वर्ण वर्ण बताते हैं, फिर व्यंजन वर्ण बताएंगे। देखिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण मतलब आपको नामे से लग रहा है ऐसा कि स्वतः खुद से जिसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतः से बोला जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री री ली ए ओ ये हमारा हो गया स्वर्ण वर्ण। आप लोग नोट करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, पूरा डीपली समझ आ रहा होगा। स्वर्ण वर्ण उसी को कहते हैं जो स्वतः से बोली जाती है, खुद से बोली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। समझ आ गया ना? देखिए, यहाँ पे इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये स्वर्ण वर्ण जो होता है वो 13 वो होता है, इसको 5 और 8 भागों में विभाग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर्ण वर्ण, ह्रस्व स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं ये सोच रहे होंगे आप लोग। आइए ये बताते हैं ना किसे कहा जाता है। ह्रस्व स्वर्ण वर्ण उससे कहा जाता है जिसमें एक वर्ण की सहायता से लिखा जाता है या बोला जाता है। अ ई, छोटी ई, हर्षई, उ, री, ठीक है। ल में इस तरह घिस दिया गया, यानी आधा ल हो गया। समझे बात को? तो ये हो गया, एक वर्ण के सहायता से बोला जा रहा है। देखिए, अ जैसे लिख रहे हैं, अ के साथ कोई कुछ अच्छे उच्चारण आ रहा है, जैसे बोल रहे हैं अ, कोई इष्टा तो उच्चारण आ ही नहीं रहा है, यानी एक ही वर्ण है, दूसरा अन्य वर्ण नहीं है इसमें। इस तरह का आप लोग 50 एग्जाम्पल ले सकते हैं। इधर भी व्यंजन भी बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा डीपली, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगा। एक वीडियो आप लोग पूरा मेरा देख लीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, पूरा समझ जाइएगा क्लियर, कहीं आपको परेशानी नहीं रहेगा। देखिए, दीर्घ स्वर वर्ण, यानी इसमें दो वर्ण का सहायता लिया जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री में देखिए इस तरह खींचा गया है, ए ओ, ठीक है। आ देखिए, आ को दो गो अ मिलने के बाद एक आ लिखते हैं ना, वही चीज है। दो गो वर्ण की सहायता से लिखा जाता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। समझ गए? तीसरा होता है प्लुत स्वर वर्ण, ये संस्कृत में पढ़ना है, इसको 3 वर्ण की सहायता से कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है। भो कृष्ण, भो राम, हे कृष्ण,
3 वर्ण की सहायता से कंप्लीट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं आप क्लियर समझ गए होंगे कि आखिर स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। अगर नहीं समझे तो कमेंट करिए, मैं फिर आप लोगों को कोशिश करूंगा बताने के लिए। आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में भी बांटा गया, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एगो स्वर होता है, एगो व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं, लिखते चलिए, लिख लीजिए आप लोग, व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसे स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोली जाती है। यानी व्यंजन वर्ण को स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। आप लोग लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन लिख लीजिए। देखिए इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन 4 भाग मैंने लिखा हुआ है क्योंकि विशाल सराय है, आप कुछ ज्यादा ही ज्ञान लेके जाइएगा, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आता है क्या क्या, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तवर्ग आप लोगों को आता है। देखिए कवर्ग, कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, चवर्ग मतलब च छ ज झ इ, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ न, टवर्ग त थ द द न, प फ ब ब म। यानी कि स्पर्श व्यंजन में क से लेकर आप लोगों का म तक कंप्लीट करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्लियर समझ आ रहा है, लाइक कर दीजिए दिल से। यानी क से म तक होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में आता है प से म तक तो हो गया था, क से म तक य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन में आप लोगों का आता है। तीसरा आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन को आप कैसे समझिएगा, अंदर से जो उच्चारण निकलता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी अंत, अंत मतलब अंदर से उच्चारण निकलता है। अब कहिएगा य बोल के देखिए तो एक बार य, देखिए बाहर निकल ही नहीं रहा है, अंदर जा रहा है, य लगेगा कि अंदर की ओर जा रहा है, य र ल व लग रहा है अंदर की ओर जा रहा है। एक बार बोल के आप लोग देखिए, उसी को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी अंदर से उच्चारण जिसका आ रहा है उसे अंतःस्थ। और उष्ण व्यंजन, अब उष्ण व्यंजन समझिए, ठंडा का दिन है, उष्ण, उष्ण मतलब होता है गरम, गरम गर्मी, उष्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं आप लोग अपने से समझ जाइएगा। देखिए तो जरा बोल के, स उष्मा कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, स यानी तालाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह बोल के देखिए, तालाबी स कहाँ निकल रहा है उष्मा, बाहर, मूर्धन स बाहर निकल रहा है उष्मा, दंत स बाहर निकल रहा है उष्मा, ह देखिए उष्मा बाहर निकल रहा है आपके मुंह से। यानी ये क्या हो गया, उष्ण व्यंजन वर्ण इसी को कहते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप दिल से लाइक ठोक दीजिएगा, और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी 10th में है, 12th में, 23 में एग्जाम देने वाले हैं, सबके साथ शेयर करिए, सब कोई समझे। और जब हम आए हैं तो एक एक्स्ट्रा आपको तो ज्ञान दे ही के जाएंगे, आपको पता होगा। तो देखिए आयोग व व्यंजन वर्ण आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आयोग व। तो देखिए इसमें होता है क्या, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिल गया ना आप लोगों को। अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कर, तू सब्र कर अभी मेहनत जारी है, तू सब्र कर अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब, तो मुंह से उच्चारण आपका मेरा हो रहा है, मुंह से उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं कोई भी शब्द हो गया तो उसका भी एक स्थान होता है। जैसे कंठ, कंठ ये होता है कंठ, बारी बारी से लेके सबको लेके चलेंगे। पहले आते हैं कंठ, कंठ से हमारा उच्चारण होता है, जो शब्द हमारे कंठ से निकलता है, ठीक है, कंठय वर्ण उसे क्या कहते हैं, कंठय वर्ण, जो हमारे कंठ से निकलता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अ, देखिए अ बोल के, अ हमारे कंठ से निकलता है, आ हमारे कंठ से निकलता है। कवर्ग यानी क ख ग घ, घ तक ही होता है, अंघ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कवर्ग जो होता है क ख ग घ तक होता है, अंघ कहाँ जाता है वो हम बताएंगे आखिरी में, आखिरी की तरफ जाता है, सबसे आखिरी में जाता है, तो आखिरी में बताएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये कवर्ग हो गया। ह कंठ से आ रहा है ह का भी आवाज, उसी तरह विसर्ग का भी आवाज
कंठ से ही आता है। ये हमारे कंठ का जो था आप लोग समझ गए, जो कंठ से निकलता है। दूसरा हमारा होता है तालु। तालु से यानी जीभ के नीचे जो होता है उसे तालु कहते हैं। अपनी मम्मी से पूछिएगा, आप लोग की मम्मी बता देंगे तालु कौन सा होता है। जीभ के नीचे होता है तालु। तो तालु से बोला जाता है तालव्य वर्ण, उसे कहते हैं तालव्य वर्ण कहते हैं। आप लोग लिखते चलिए, याद होते चले। देखिए तालव्य वर्ण मतलब तालु, तालु से उसका उच्चारण होता है, उसके नाम ही से पता चल रहा है तालव्य वर्ण। देखिए ई बोलिए, ई जीभ के नीचे से निकलता है। बड़ी ई, हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, च छ ज झ, या नहीं झ, च छ ज झ, य। और तालव्य है ना, तालव्य स, नामे से लग रहा है तालव्य स, तालव्य वर्ण है तो तालव्य स। अब मूर्धा पे आते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा का मतलब होता है जीभ के ऊपर वाला हिस्सा को मूर्धा कहते हैं। जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा से जहां से जो उच्चारण होता है उसे मूर्धा वर्ण कहा जाता है। वर्ण यहाँ पे छोड़ दिए, आप लोग वर्ण लिख लीजिएगा, मूर्धा वर्ण कहते हैं। मूर्धा वर्ण में आपका आता है री और टवर्ग। टवर्ग ट ठ ड ढ, और वाला न वाला वो नहीं, न तक नहीं जाइएगा। ये देखिए र और स, स कौन सा? मूर्धन्य स, मूर्धन स, ध्यान रखिए मूर्धन स है। यहाँ पे ये दंत, यानी दंत में आते हैं तो दंतव्य वर्ण, दंत्य वर्ण, दंत वर्ण मतलब वर्ण आप लोग समझ गए। दंत वर्ण मतलब जिसका दंत, दांत से उच्चारण किया जाता है, दांत से। आप लोग बोल के देखिए, देखिए त वर्ग में आते हैं, तवर्ग, त दांत से उच्चारण हो रहा है, त थ द ध। देखिए कहां से उच्चारण हम लोग का आ रहा है? हम लोग का सारा उच्चारण दांत से आ रहा है, दांत से निकल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पूरा समझ आ रहा होगा मेरी बात। नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, और समझ आ रहा है तो आप ओके लिखिए, ओके ओके। समझ आ रहा है तो आप लोग दिल से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करते चलिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप लोग को पता ही है, आगे मैं बता रहा हूं, आप लोग को पता है बिहार बोर्ड अब 200 नंबर का एग्जाम मतलब हर सब्जेक्ट ले रहा है। जैसे हिंदी आपका हो गया, संस्कृत हो गया 200 नंबर, ऐसे करके 200 नंबर यानी दोगुना प्रश्न पूछा जा रहा है। 200 नंबर में से आप लोगों को 100 नंबर ही बनाना रहता है। आप लोग को ये बात तो पता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन आप लोगों का 16 को देता है जिसमें से 8 बनाना रहता है। उसी तरह प्रैक्टिकल वाले में, और नहीं प्रैक्टिकल है तो 30 देगा जिसमें से 15 आप लोगों को बनाना है। ये सब बात आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो व्याकरण में मैं अगर बतला दूं आप लोगों को, तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण को आप रट जाते हैं तो हिंदी व्याकरण से आप लोगों का 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में। अब बात आता है कि सर आखिर ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा? आप तो सब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूछने वाली बात है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो पढ़ा दिया उस पे आते हैं। आप लोगों को पूछेगा य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग लगा नहीं सकते हो कि तालु है उसका उच्चारण स्थान। नहीं पता है? अभी तो बताए हैं, नहीं पता है ना। आइए आइए तो समझिएगा। ये देखिए य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। समझ गए आप? क्लियर होगा? समझ गए तो ओके लिखिएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं ओष्ठ, यानी ओष्ठ नाम से ही आता है कि हमारा उच्चारण कहां से होना चाहिए? होठ से होना चाहिए, है ही होठ से होना चाहिए, जहां पर लिपस्टिक लगाया जाता है वहीं से होना चाहिए। ओष्ठ, ओष्ठय, ओष्ठय वर्ण, यानी ओष्ठ का मतलब हो गया कौन सा वर्ण? ओष्ठय वर्ण। इसमें हम लोग का आ जाएगा ओठ से उच्चारण के लिए हर्षऊ दीर्घई, यानी ऊ, हर्षऊ कहां से उच्चारण हो रहा है? ओठ से हो रहा है। दीर्घऊ मतलब ऊ भी इसको बोला जाता है, आप लोग को पता ही है। छोटे ऊ, ऊ बड़ा ऊ बोला जाता है ना, हर्षऊ भी बोला जाता है, दीर्घऊ भी बोला जाता है, आप लोग को पता है। और पवर्ग प फ ब भ म, ठीक है। प आ रहा है ना होठ, आप लोग बोल के देखिए तो प, होठ का उच्चारण आ रहा है प फ ब भ म। होठ से उच्चारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट में जाता है, ओष्ठ में जाता है, यानी कि आपके होठ से उच्चारण होता है। क्लियर होगा? आप लोग समझ रहे होंगे, पूरी क्लियर से आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं परेशानी नहीं आ रहा होगा। परेशानी अगर आ रहा होगा तो आप लोग ज्यादा संख्या में अगर कमेंट आता है कि नहीं समझ आया, फिर से मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग को क्लियर समझ आ जाएगा। टेलीग्राम तो आप लोग ज्वाइन किए होंगे, मेरा चैनल जो है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिलता है आप लोगों को पता ही है, सब चीज पता है, पहले भी देखे ही होंगे।
नासिका, नासिका, आखिर नासिका क्या है, कहाँ है नासिका? नासिका मतलब होता है नाक, जिसका जो उच्चारण स्थान जो होता है नाक से होता है, नासिका। अनुनासिका वर्ण, इसे कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिका वर्ण। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? नाक होता है। ध्यान में एकदम फिट कर लीजिए। देखिए अंशुवार, अंशुवार, अंशुवार कहाँ होता है समझेंगे? जैसे हम लिखते हैं पंच, पंच, तो ऊपर जो बिंदु डाले हैं उसी को कहते हैं अंशुवार, यानी पंच। कहां से उच्चारण आ रहा है? पंच बोल के देखिए, नाक से आएगा उच्चारण। उसका चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो आप लोग जानते हैं, जैसे चांद में लगा दिए चांद, उच्चारण स्थान भी वही हो गया। आई पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है? ये टॉपिक आ गया मेन चीज। आखिर पंचमाक्षर होता क्या है? पंचमा अक्षर, यानी 5 अक्षर के मिलने से पंचमा अक्षर बनता है। 5 गो अक्षर वो कौन कौन सा होता है? आप लोगों को यहाँ पर क्या बोले कवर्ग बताते टाइम, अंघ को नहीं गिनना है, चवर्ग में इया को नहीं गिनना है, और यहाँ देखिए टवर्ग में न को नहीं गिनना है। उसी तरह करके देखिए यही होता है पंचमा अक्षर, यानी 5 अक्षर। अंघ, इया होता है आप लोगों का, जानते ही है। उसके बाद क्या होता है? न, तथा न, और ज्ञ। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो अक्षर हो गया ना। इसका भी उच्चारण अंघ, देखिए बोल के नाक से आता है, यानी इस कौन से कहा जाएगा? नासिका, अनुनासिका वर्ण में जाएगा। आप लोग समझ गए ना क्लियर? इधर मैं बता रहा हूँ 3 गो और लिखा हुआ हूँ, आप लोग इसको भी समझ के ही जाइएगा, नहीं तो ऑफ नहीं कर दीजिएगा। तो क्लियर इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग पूरी तरह से अगर व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण को, तो आप समझिए आपका 55 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग कवर कर सकते हैं। जो एग्जाम में आप लोगों को बनाना 50 रहता है। आप लोग किताब पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 को तो ऑब्जेक्टिव आप व्याकरण में कर दीजिएगा। बहुत बच्चा ऐसा होता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में होता है, ऑफलाइन मैं भी पढ़ाता हूँ लेकिन व्याकरण करा देता हूँ। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में होता है क्या है कि हिंदी होता है, हिंदी पढ़ाई होगा, संस्कृत पढ़ाई होगा, बहुत अच्छा से होगा। हिंदी करा देने के बाद आप लोगों का व्याकरण नहीं कराया जाता है। अब बच्चा चला गया एग्जाम देने, एग्जाम देने जब पहुंचा तो आया ऑब्जेक्टिव में 45 गो 40 गो उसका पढ़ा हुआ किताब से आया, उतना किताब रट के गया, आया 40 गो। बच्चा परेशान परेशान हो जाता है, अब करे तो करे क्या, एकदम मतलब समझिए कि उसका उम्मीदें टूट जाता है। क्या करें? बच्चा व्याकरण, व्याकरण नहीं पढ़ के गए हो। सबसे विशेष चीज है व्याकरण, जो पहला क्लास से 1 क्लास से पढ़ाया जाता है, वो चीज आप मैट्रिक में पढ़ के, 12th में पढ़ के, पढ़े बिना आप लोग जाकर बोर्ड एग्जाम दे दोगे? पॉसिबल है? कभी संभव है? आप लोग बताइए, अपने दिल से बताइए, क्या पॉसिबल है बिना व्याकरण का आप लोग बोर्ड एग्जाम दे दोगे? नहीं दे पाओगे। तो ये चीज बहुत सारे टीचर नहीं कराते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का हिंदी जो होता है ना, हिंदी 100 नंबर का जो आता है तो बहुत खराब नंबर हो जाता है। सब्जेक्टिव में भी व्याकरण आता है। तैयारी तो आप लोग बहुत करके जाइएगा, लेकिन आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ के जाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा थोड़ा सा खराब। अब आप लोग यही बताइए, जो 100 नंबर का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल वाला आपका एग्जाम होता है, मान लीजिए आप लोग का साइंस हो गया, आप लोग का एसएसटी हो गया, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में आप लोग का 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में मिल जाता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होता है, एकदम कमजोर भोदू रहता है ना, वो भी 60 नंबर प्लस लेके आता है, क्या कि प्रैक्टिकल मिल जाता है, प्रैक्टिकल वाले नंबर में। इसमें तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, अब करे तो करे क्या। बहुत बच्चा कहता है तो हिंदी में सर नंबर 60 70 के ऊपर नहीं आता है। भाई हिंदी में 90 95 नंबर आता है, आप व्याकरण बढ़िया से पढ़ के जाओ ना, बढ़िया से लिख कर आओ, अच्छा अच्छा रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने राइटिंग पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज है, आप राइटिंग पे जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा आपका रिजल्ट अच्छा कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहला आप राइटिंग को अपना सुधार लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। व्याकरण पढ़ लीजिए और बुक को रट के चलिए और अपना 100% देने की कोशिश करिए। अपना 100% दे के आइए, आपका रिजल्ट एकदम समझिए कि एकदम फोड़ के आएगा। सब कोई खुश, सब फैमिली वाले खुश, पड़ोसी लोग नहीं। पड़ोसी को तो जलाना है ना, अपना रिकॉर्ड बढ़िया बनाना है, पड़ोसी को जलाना है, अपने सर पे टॉपर का ताज सजाना है। समझे बात को? तो देखिए ये 100 नंबर का जब होता है कि 90 95, बहुत ज्यादा 90 95 तो जरूर नंबर आप लोगों का आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां तक आप लोगों को हम समझा दिए। अब आते हैं यहाँ पे कंठ तालव्य। देखिए उच्चारण देखिए, कंठ तालव्य वर्ण, कंठ कंठ तालव्य।
यानी कंठ और तालु दोनों के द्वारा जो बोला जाता है उसे कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्लियर है बात मेरी, समझ गए? कंठ तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ए समझ गए? क्लियर है ना? कंठ और ओठ दोनों से बोला जाता है कंठोष्ठ्य वर्ण, इसी को कहते हैं। यानी ओ दंष्ठोष्ठ्य वर्ण, यानी दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है। देखिए व दांत और ओठ दोनों का उच्चारण होता है, उसी को कहते हैं दंष्ठोष्ठ्य वर्ण। आप लोग को दिमाग में एकदम बस गया होगा क्या? ऑब्जेक्टिव आप लोग का ऐसे आएगा, जैसे आप लोगों का प फ ब भ आ गया। मान लीजिए भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? ध्यान दीजिए। तो भ का उच्चारण स्थान भ, बोल के देखिएगा, एग्जाम में जाकर बैठे बैठे बोल दीजिए मन में भ। सर बताए थे होठ से आया है, यानी होठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? होठ हो गया। तो याद हो गया ना? दिमाग में एकदम बसा के जाइए, एकदम मन में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्याकरण का। व्याकरण आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरा क्लियर कर दूं इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो को गौर से देखें। आप लोगों के 10th के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल 2023 में एग्जाम होने वाला है। उसके पहले देख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। देखिए ये नोट क्या कहता है। यह नोट्स केवल परीक्षा की दृष्टि से कम समय में रिवीजन के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर से शब्दों में मैंने लिखा है, व्याकरण में यह तय नहीं करता कि यही प्रश्न आएंगे, पर यह तय है कि इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसे बहुत अच्छे से पढ़ ले, ज़्यादा टेंशन ना ले। व्याकरण में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं आते हैं, बस अपना 100% दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब आते हैं सबसे पहला नंबर वर्ण की तरफ। वर्ण आप लोगों को मैं वर्ण का एक वीडियो बना के दिया हुआ हूँ, आप लोग वर्ण का वीडियो देख लीजिएगा। वर्ण मैंने करा चुका है पहले भी। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे की तरफ संज्ञा पे। संज्ञा के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बतला दूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी भाव हो गया, कोई भी स्थान हो गया, आप सीधी सी बातों में समझो कि आप जो चीज़ देख रहे हो सारा चीज़ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी खास जाति के बारे में, लड़का के एक जाति के बारे में बताया जा रहा है, यानी पूरे लड़के की बात हो रही है। गाय, पूरे गाय की बात हो रही है। नदी, किसी नदी, एकदम सारे नदी के बारे में बात हो रही है। उसी तरह करके इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, बचपन, सर्दी, गर्मी, बेईमानी इत्यादि। उसी तरह समूहवाचक संज्ञा है, जैसे समूह का बोध होता है उसे ही समूहवाचक। जैसे भीड़ समझिए ना, सेना, सेना में बहुत लोग होता है तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभा, कोई मीटिंग में बहुत सारा लोग होता है तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। वर्ग, एगो क्लासरूम में बहुत सारे लोग होते हैं, चाबी का गुच्छा, वैसे ही है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब लिक्विड के बारे में बताया जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोगों का तेल हो गया, सोना, सोना द्रव है, ध्यान रखिएगा, सोना को पिघलाया जा सकता है। देखिए ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसको लेके रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर टॉपिक पे आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सीधा सा बात समझिए, संज्ञा के बदले जो चीज़ प्रयोग हो गया उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम बतला देता हूँ, आप लोगों को क्लियर बतला दूंगा, एक एक डिटेल से बतला दूंगा, टेंशन आप लोगों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे ही आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर मैं, पुरुष, किसी खास पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे संज्ञा में अगर आते तो मैं के जगह पर बात करते, मेरा नाम जैसे है विशाल सर, तो विशाल सर के जगह पर मैं का प्रयोग कर दिया गया, यानी संज्ञा हो गया। निजवाचक यानी खुद, स्वयं, खुद के बारे में प्रयोग किया जाता है, उसे निजवाचक। निश्चयवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा में कहते हैं क्या कि कोई भी चीज़ निश्चय है, यही हो सकता है, वही हो सकता है, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को गौर से देख लीजिएगा। और निश्चयवाचक संज्ञा यानी कि निश्चय नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कुछ, कुछ, कुछ समान है, कुछ
पानी है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी निश्चय नहीं इसमें पता चल रहा है। किसी ने कहा किसी को ये सामान देना है, नहीं, निश्चय का कोई पता नहीं है, कुछ निश्चय नहीं हो रहा है कि क्या बारे में बात हो रहा है। देखिए संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम, संबंधवाचक के बारे में बात करते हैं। जैसे संबंध बताता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि मेरा संबंध, हमारा संबंध का बोध हो रहा है। देखिए उसका, मेरा, हमारा, हम लोग, उन लोग, ये सब संबंध बताने का काम करता है। प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम यानी प्रश्न का बोध करता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, कौन आया, किसको, ऐसे करके आप लोग प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पिछले वर्ष के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं अब विशेषण पे। विशेषण का भी टॉपिक गौर से आप लोग समझिएगा। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। गौर से समझिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार यानी काइंड्स आप लोग ध्यान रखिए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए पहला गुणवाचक, उसी तरह संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण, ऐसे करके आप लोगों को होता है। देखिए पहला नंबर टॉपिक पे आता है गुण के बारे में बताता है कि वो सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़का बहुत सुंदर है, वो लड़का बहुत तेज है, वो लड़की बहुत लंबी है, वो लड़का बहुत मोटा है, वो लड़की बहुत मोटी है, लड़की ज़्यादा मोटी नहीं होती है, भूरा, ये सब गुण बतला रहा है, गुण आप लोगों को बतला दिया। संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराता है, कोई भी नंबर 2, 3, 10, 20, 50, 100, 1000, जो नंबर का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिणाम आप लोग समझते हैं, रिजल्ट, बहुत कम समान है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत, इसी तरह करके इत्यादि। आप लोगों को पता चल गया परिणामवाचक कि परिणाम यानी रिजल्ट बतला दिया, यानी क्लियर कर दिया, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, नहीं है, या एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं ना कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सर्वनामिक विशेषण, कौन, क्या, कितना, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, कौन, क्या, कितना का बोध कराता है, वो सर्वनामिक विशेषण में आता है। आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है एग्जाम में। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। ये आप लोगों को व्याकरण में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछले साल के एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ये मत समझिए कि पिछले साल का ही है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए तैयार किया गया है 2011 के सिलेबस के अनुसार। 2011 से लेकर 2022 तक पूछा गया सारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को विशेषण से पूछा गया है 2011 से लेकर 2022 के बीच में। आते हैं 5वां नंबर टॉपिक पे, शब्द आप लोग समझते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए शब्द के बारे में 4 टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द आप लोग समझते हैं, कोई भी चीज को लिख दिए वो शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बनावट एवं रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को विचार करें वैसे आप लोग कर सकते हैं काम। शब्द में से पूछा गया क्वेश्चन है 2011 से 2022 के बीच, तो ये सब क्वेश्चन है। खेत शब्द है तो कौन सा शब्द है, आग शब्द कौन सा है, नीलकंठ कैसा शब्द है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। और जो पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम बिहार बोर्ड उसको रिपीट करता रहता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए 2022 में क्वेश्चन पूछा तो 23 में नहीं पूछ सकता है, लेकिन 2021 का पूछा क्वेश्चन, 2019 का पूछा, 2020 का पूछा क्वेश्चन रिपीट करता रहता है बिहार बोर्ड। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पीछे के क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए हम लोग आते हैं संधि पे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। काइंड्स, संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। संधि मैंने बताया है, संधि का वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा मेरे वीडियो के लिस्ट में, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। संधि एक बार आप लोग देख सकते हैं। संधि के बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, बहुत सुंदर से आप लोग समझ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए काल पे आते हैं। काल
संधि और वर्ण का जो वीडियो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद देखिएगा। देखिए, काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद है, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3 भेद है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है पिछला साल एग्जाम में। जैसे वर्तमान काल, अभी जो काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो पहले काम बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय में जो कार्य होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। ये तो बात से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां नंबर टॉपिक पे आते हैं, कारक। कारक किसे कहते हैं? देखिए, बिना आप लोगों के टाइम गवाए, यानी कि आप लोगों का एग्जाम बहुत तेजी पड़ने वाला है, इसीलिए बिना टाइम गवाए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन लेके चला आया हूँ और इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो एग्जाम देने में। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सुंदर से, आप लोग देख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध ए अजी अहो। ये आप लोगों का 8 भेद है, आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, 5वां 6ठा क्लास में होंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ए अजी हरो। इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप लोग इधर इसको देख लीजिए। उपसर्ग, उपसर्ग की अगर बात करें, उपसर्ग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उपसर्ग देख लीजिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर, पूर्व का मतलब होता है पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। सीधी सी बात समझिए, यानी कि पहले जुड़ गया। जैसे अनु, अनु देखिए सब में पहले दिख रहा है, सब में पहले दिख रहा है, पहले जुड़कर अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग ध्यान रखिएगा कि किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे सार, सार के पहले जुड़ गया अनु, अनुसार, अनुसरण, अनु पहले जुड़ गया अनुवाद, अनुप्रक्रम पहले जुड़ के उसका अर्थ बदल दिया। परा, पराक्रम, परि, परिवार, अभि, अभिमान पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आमरम शब्द में उपसर्ग क्या है? आ है। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि है। परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि है। अवकाश में कौन सा शब्द है? औ है। अनुकूल में अनु है। ऐसे ही आप लोगों को उपसर्ग पूछा जा सकता है। 10वां नंबर टॉपिक पे आते हैं, प्रत्यय। सीधी सी बात है, उपसर्ग पहले जुड़ के अर्थ बदलता है और प्रत्यय अंत में जुड़ के अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्लियर बात एकदम याद रखिएगा कि अंत में जुड़ जाएगा, अर्थ बदल देगा तो उसे प्रत्यय कहेंगे। ये क्लियर एकदम है। वैसे ही पिछले साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द बताने के पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1 से लेकर 10 तक टॉपिक आप लोगों को मैंने करा दिया। आपको कैसा लगा टॉपिक आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और आगे का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे का मैं वीडियो व्याकरण पे और वीडियो बना दूं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिसका एग्जाम इस साल 2023 में पड़ा हुआ है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।